गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, तो आज 5 जनवरी है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट बायो 360 बैच। तो एक बार मुझे कमेंट में बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मैं आपको दिखाई सुनाई सही से दे रहा हूं? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो बैच को स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ नियम है उस पर बता देता हूं। और सबसे पहले बेटा, हमारे पास बहुत सारा समय नहीं है, तो इसका मतलब हम किसी भी तरह का कोई टाइम वेस्ट या कोई चीजें नहीं करेंगे। नियम सुन लो, बैच के गेम के नियम सुन लो। हमारे पास लगभग टारगेट है कितने टाइम का? 65 से 70 दिन का, जिसमें आपका पूरा बायो का सिलेबस कराया जाएगा। 360 नंबर के लिए हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि लेकर आए कैसे भी करके। पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अराउंड किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उस पर 1 मिनट में आपको बता देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नोट्स पहले से बनाए हुए होते हैं, अगर आपके पास हैं तो आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ वही बच्चे नोट्स बनाए जो साथ लिख सकते हैं, नहीं तो नोट्स नहीं बनाए। पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो, उसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क करके एनसीईआरटी मार्क भी दे दूंगा आपको, लेकिन वो दूंगा चैप्टर के लास्ट में, एनसीईआरटी मार्क। और एक शॉर्ट नोट्स टाइप से, पर शॉर्ट नोट्स का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो आप इस पीडीएफ से रीड करें, शॉर्ट नोट्स को याद करें। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पहले से नोट्स है, इसमें उसमें ही ऐड कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये है बेटा, यदि आप किसी चैप्टर की क्लास करते हैं तो पूरी तरीके से करिए ताकि उस चैप्टर में आपको कोई कमी ना रहे। आप बैठकर आराम से अपनी लिस्ट भी प्रिपेयर करिए कि कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, किसमें आपको ज्यादा आवश्यकता है काम करने की, वो। तीसरी चीज बेटा, जो प्रॉब्लम पिछले साल हमने देखी बच्चों ने फेस करी, दो बड़ी प्रॉब्लम थी। एक, उनको फिजिक्स टफ लगी, ठीक है ना, एडवांस की तो नहीं थी लेकिन टफ लगी उन्हें। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, दूसरा था बायो लेंदी लगी। लेंदी मतलब बड़ी लगी, और उसमें उनको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई मल्टी स्टेटमेंट और असर्शन रीजन में। तो क्या हम आपके लिए इस चीज के लिए कुछ अलग से कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। बिल्कुल लाइव है और हम लाइव ही बात कर रहे हैं। तो टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में आपको बता देता हूं। लेक्चर्स हमारे पास लाइव ही हैं जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, और इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। सेशन के बाद आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका आपका एक चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट जिस दिन भी होगा उस दिन इवनिंग में हम लोग टेलीग्राम चैनल पे लाइव डिस्कस करके आपको ये बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करना था, और कुछ बच्चों के जो डाउट थे, प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व कर देंगे। इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, जैसा कि हमेशा से ऐसा होता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर करता हूं ताकि आपको और बेनिफिट हो सके। तो मैंने भी ये प्लान किया है और आप बताना क्या ये सही है कि नहीं। इन सेशंस के साथ, हर सेशन के साथ मैं 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन आपको दूंगा। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा बेटा आपके लिए, मैं डोपा जो स्टार्ट करूंगा, वो डोपा जो है वो सेशन के साथ असर्शन रीजन का होगा, है ना। मैं 10 क्वेश्चन आपको हर सेशन के साथ, अगर मान लीजिए मैं 3 सेशन ले रहा हूं तो 30 क्वेश्चन हो गए चैप्टर में, तो आपको हर सेशन के साथ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है? इसको आपने सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में उसके हम आंसर डिस्कस करेंगे। पर उसके लिए एक कंडीशन है, हम 7:50 पे कनेक्ट करेंगे। उसके लिए 8 बजे की तो क्लास चालू हो जाएगी, 10 मिनट में वो डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है बेटा? जल्दी बताएं। सही है? बिल्कुल सही। एनसीईआरटी के बाहर का नहीं कराएंगे। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं? जो असाइनमेंट है उसमें काफी सारे मल्टी स्टेटमेंट वगैरह, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम वगैरह, एआरबी होगा। पर क्योंकि आपका सबसे वीक टॉपिक असर्शन रीजन होता है, उसके हर असाइनमेंट के बाद आपको 10 क्वेश्चन जो है उसकी पीडीएफ, इसी इसी की पीडीएफ होगी, है ना। आप कहां से डाउनलोड करोगे? बैच में मिल जाएगी आपको। वहां से आप उस पीडीएफ के वो 10 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे, और उसको अगले दिन में डिस्कस करूंगा लाइव में। ठीक है, डन है? यस। तो इससे आपको क्या रहेगा, आपको पता रहेगा इस चैप्टर में मुझे 30 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, अब मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए असर्शन रीजन के। अगर मुझे डाउट है तो उसका आंसर भी सर ने कहीं ना कहीं बता रखा है सेशन में, उससे आपको आइडिया रहेगा। डन? स्टार्ट कर सकते हैं आज? सही है? यस, डन है।
ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो आज जो भी बच्चे लाइव जस्ट जुड़े हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूं बेटा, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगा, 3 लेक्चर है उसमें मुझे कराना है आपको, ये बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से होगा। दूसरी चीज, आप नोट्स साथ में लिख सकते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो आप नोट्स आपके पास जो ऑलरेडी है उनको यूज करिए। इसके अलावा आपके पास जो पीडीएफ होगी वहां से पढ़िए। चैप्टर एंड पे आपको एनसीईआरटी मार्क मिलेगी, और साथ के साथ आपको एक चीज और मिल जाएगी जो आपको ध्यान रखना है, वो छोटा छोटा लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक पेज में पूरे चैप्टर का, उन्हें हम शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, उन्हें आपने याद कर लेना है। ठीक है, टेस्ट कब होगा? जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, एक क्लास छोड़ के अगले क्लास में आपका टेस्ट हो जाता है। डन हो गई बात? चालू करें? चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। आज से स्टार्ट कर रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला है, देखो मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स मार्क कर दूंगा, पहला। दूसरा, आपको टोपा दे रहा हूं मैं, असर्शन रीजन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हर सेशन के बाद, जिससे आपका बेनिफिट हो जाए। ये वो टॉपिक्स रहेंगे जहां पर आप वीक फील करते हो, असर्शन रीजन वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक, चलिए, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड भी रहेगा क्लास के बाद। तो आज फर्स्ट क्लास थी इसलिए मैंने 5 मिनट लिया। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए जोश से। आज के टॉपिक हमने जो लिखे हैं बेटा, हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सेल थ्योरी की, बेसिक्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो इन टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं इंट्रोडक्शन जो आपका एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में दे रखा है, जहां से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, उस पे मैं बात करने जा रहा हूं कि वो बायोलॉजी की बात कर रहा था। मैं थोड़ी सी आपको बात करूंगा, आप देखें एनसीईआरटी क्या कहती है। मैं चाहूंगा कि वो आप रीड करें मेरे साथ। एक वर्ड था हमारे पास, याद होगा आपको, है ना? अगर आपको याद होगा, ऐसा करके एक वर्ड था, यस, ऐसा करके हमारे पास एक वर्ड था, जहां से हमारे पास क्वेश्चन आया था इंट्रोडक्शन में। मैं उसको भी आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं। इस साल आया था ये क्वेश्चन, है ना? इसकी बात करने जा रहा हूं। ये क्या कह रहा है पहले बस मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना आप। क्या होता है, हमारी अप्रोच कैसी है, उस पर बात करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पहले पूरी बात समझते हैं। आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको लॉजिकली भी लगेगा। देखो, जब हम किसी सेल की या किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसके करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका क्या होता है कि मैं सेल फ्री सिस्टम में पढ़ूं। सेल फ्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? इन विट्रो कंडीशन में मैं चीजों की पढ़ाई करूं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इन विट्रो का मतलब होता है मैं चैट को प्राइवेट भी करूंगा ताकि आप लोग पढ़ सकें। क्लियर है बेटा? यस। साउंड बहुत स्लो नहीं है बेटा, साउंड ठीक है देव गुप्ता जी? ठीक है। अब मैं जो जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है जो हम इस पे बात करेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। आप किस में पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल कंडीशंस में। किस में पढ़ेंगे हम? आप आर्टिफिशियल कंडीशन में आप पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है कि जब हम आर्टिफिशियल कंडीशन में चीजों को पढ़ते हैं तो हम उनके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, किसी टेस्ट ट्यूब में पढ़ सकते हैं, बीकर में पढ़ सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारी एक अप्रोच होती है कि हम हर चीज को केमिकल तरीके से एनालाइज करें। जैसे ये पेन जो है ये किस केमिकल का बना हुआ है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसे ही सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, उन केमिकल का क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करते हैं, मिलके क्या चीज बनाते हैं। इस तरह की जो अप्रोच होती है, जहां पर आप क्या करते हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ते हो, जहां पर आप कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीजों की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही होती है। उससे रिलेटेड जो आपकी ये बायोलॉजी बन रही होती है, इनको हम लोग बोल रहे होते। तो मैं थोड़ा सा इन लाइंस को क्लियरली आपको लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना। आपको क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले वो क्या कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि हमारे पास ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये कह रहा है कि व्हाट आर दीज कंपाउंड डूइंग इनसाइड। तो कह रहा है कि बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है लिविंग सेल में, तो वो क्या काम कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, वो क्या काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, ये बहुत सारे काम है। तो इनको हम क्या कहते हैं, उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। मतलब उनका क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी। अब ये फिजिको केमिकल अप्रोच क्या है, मेरी बात समझे ध्यान से।
मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये मार्कर है, ये किस केमिकल का बना हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये कैसे बना हुआ है, उसके अलावा ये कैसे वो केमिकल काम कैसे करता है, इस अप्रोच को कहते हैं फिजिको केमिकल का अप्रोच। यहां से आपने क्वेश्चन उठाया था, उसने उसने बोला था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी किसे कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझो, जैसे मेरे पास मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई कंटेनर है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं क्या बेसिकली क्या बोल रहा हूं, एक तरीका होता है बिना सेल के चीजों को पढ़ना, इन विट्रो पढ़ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम क्या जानना चाहते हैं कि सेल के अंदर जो भी चीजें हैं किस केमिकल की बनी हुई है और वो केमिकल क्या काम करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, मेरी बात समझो। और जो काम है उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और वो उसके फंगस केमिकल के नेचर से कैसे जुड़ा हुआ है, इस तरह की जो सोच है हमारी, उसको हम इसमें डालते हैं, किसमें? रिडक्शनल। तो ये क्या बोल रहा है, दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक क्या यूज करेंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां पर हम यूज करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पानी में सॉल्युबल होता है, ग्लूकोज कार्बन का बना है इसलिए एनर्जी देता है। तो ये वाली जो अप्रोच है ना, जिसमें आप ये कह रहे हो कि ग्लूकोज कार्बन का बना हुआ है, ग्लूकोज एनर्जी देता है, ये वाली जो अप्रोच है ना, क्योंकि वो किस केमिकल का बना है, फिर वो कैसे काम कर रहा है, इस तरह की अप्रोच को हम ये बोलते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? पहले ये बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? मान लीजिए मुझे क्या चीज दिमाग में रखनी है, मुझे ये वर्ड याद रखना है, फिजिको केमिकल अप्रोच। ठीक है, दूसरा क्या है, मैं चीज किस केमिकल की बनी है और कैसे फंक्शन करती है, उस पर बेस्ड कर रहे हैं बस। ठीक है, पहला पैराग्राफ जहां से वो लास्ट ईयर उसने क्वेश्चन उठाया। अब क्या यहां से दोबारा आएगा? कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रैंडम सी चीज थी जो बहुत रैंडम थी। फिजिको केमिकल अप्रोच का मतलब क्या है, मैं ये जानता हूं ये किस केमिकल का बना है मॉलिक्यूलर लेवल पे, और ये कैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसको कह रहे हैं फिजिको केमिकल अप्रोच। तो इसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, क्योंकि केमिकल क्या है, फिर किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? सही है? ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूं बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास आपकी मैं 10 मिनट पहले भी स्टार्ट करूंगा। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं असर्शन रीजन जो मैं आपको दूंगा वही आंसर मैं कराऊंगा। तो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, 8 बजे से क्लास पढ़ना चालू करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं डिसिप्लिन रहना, मैं लेट नहीं करूंगा, आपको भी लेट नहीं होना। प्रॉपरली पढ़ो, सारा चीज कवर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास जो है उसमें जो भी स्टार्टिंग में था मैं रिपीट कर देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, किसी और बैच से हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको सारा समझ में आएगा, इसी के अंदर से आएगा भी, हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मुझे इनके बारे में जानना है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे इनके बारे में जानना है, जीएन रामाचंद्रन के बारे में। इनके बारे में क्या जानना है, थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा जो दे रखा है चैप्टर में, ये दे रखा है इनके बारे में। यहां से स्टार्ट करते हैं, हल्का सा सुनो ध्यान से, छोटी सी कहानी दिमाग में रखोगे तो आपको याद रहेगा। कोच्चि के पास एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे, फादर जो थे, वो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जैसे बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही आपके पास पुणे यूनिवर्सिटी, कुछ सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज हैं। तो इन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने बीएससी करी थी। उसके बाद ये कैम्ब्रिज गए थे, वहां से इन्होंने पीएचडी करी थी। इन्होंने क्या किया था, पीएचडी करी थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्होंने जब पीएचडी करी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो उस दौरान इनकी मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई। लाइनस पॉलिंग कौन थे? उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर पे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के स्ट्रक्चर दिए। ये उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, इनको अच्छा लगा। तो इन्होंने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया। बेसिकली इनकी बीएससी जो थी फिजिक्स पे थी, तो इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और कोलेजन जो था, एक प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर की डिटेल्स नहीं बहुत आ रही थी, उस पे इन्होंने काम किया और कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। मेरी बात समझ में आ रही? मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में रखना, आपको याद रहेगा। वहां पर कोच्चि के पास में एक गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी मैथमेटिशियन थे। इससे ये होता है कि इनके ऊपर प्रभाव रहा मैथ्स का भी। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स में बीएससी करी, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पीएचडी इन्होंने करी। जब ये पीएचडी कर रहे थे, उस दौरान इनकी मुलाकात हुई लाइनस पॉलिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनस पॉलिंग से। तो लाइनस पॉलिंग ने क्या दिया था, अल्फा हेलिक्स। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है बेटा, आपको याद रखना है लाइनस पॉलिंग।
क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या दिया, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ये किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से। किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेटेड है। ठीक है, सही है सर। उसके बाद इन्होंने जीएन रामाचंद्रन ने क्या दिया बेटा, कोलेजन का स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल हेलिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ट्रिपल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। यस, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। और इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक डायग्राम्स है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम प्लॉट का क्या मतलब होता है, प्लॉट वो नहीं जहां हम रहते हैं, प्लॉट का मतलब एक तरह का ग्राफ। तो इन्होंने एक प्लॉट दिया जिसको हम आज भी जानते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से। अब आपको इनकी पीएचडी कहां से करी वो याद नहीं रखना, पर क्योंकि सीक्वेंस है कुछ, इस वजह से ध्यान रख सकते हैं। क्या मुझे ये 2 पॉइंट याद रहेंगे, लाइनस पॉलिंग का कंट्रीब्यूशन अल्फा हेलिक्स बीटा शीट के स्ट्रक्चर पे था, उनसे इनकी मुलाकात हुई, उनका इन पर इंपैक्ट पड़ा, फिर इन्होंने काम किया ट्रिपल कोलेजन हेलिक्स से। तो ये पूछ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने इनको प्रेरित किया होगा, जीएन रामाचंद्रन को, ये बोल सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब लाइनस पॉलिंग का क्या काम प्रोटीन स्ट्रक्चर पर है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जीएन रामाचंद्रन के साथ और किस साइंटिस्ट का काम प्रोटीन स्ट्रक्चर पे है। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है बेटा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या मैं ये 2 बातें याद रख सकता हूं? इसके अलावा इन्होंने एक तरह का स्कूल बोल सकते हो, मद्रास स्कूल्स ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस, मतलब एक तरह का प्रोटीन या पॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स में एक तरह का स्कूल नहीं बोलेंगे उसे, एक तरह का मतलब कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टैब्लिशमेंट करी। ठीक है, क्लियर है? इन यहां तक ये 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछेगा यहां से। अब हम यहां से वहां चल रहे हैं जहां से आपको प्रॉपर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, पर प्लीज पढ़ाई करिए। हम लोग फोकस होके पढ़ेंगे। मैं जहां जहां रोकूंगा 10 मिनट में आपसे डाउट पूछूंगा, आपको कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर है। रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी में फिजिको केमिकल अप्रोच है। मैं किसी भी केमिकल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानना चाहता हूं और वो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से कैसे जुड़ा हुआ है ये जानना चाहता हूं। अब मैं पढ़ाई किस लेवल पे कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसके लिए मुझे सेल फ्री सिस्टम चाहिए होता है। क्लियर? इतनी बात याद रखना है, ये 2 बातें हमें याद करनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं और आपसे जो जो बातें बोलूंगा उसको सुनते चलना और ध्यान से उसको करना है। फिर मैं रिपीट करूंगा, नोट्स वही बच्चे बनाएं जिनको नोट्स वही बच्चे बनाएंगे जो बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है और वो साथ लिख सकते हैं। जो साथ नहीं लिख सकते वो प्लीज इस स्लाइड्स को यूज करें पढ़ने के लिए। लास्ट में आपको एक पेज दूंगा, उनको इस स्लाइड से 3-4 बार रीड करने के बाद उस पेज को याद करेंगे। उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी मार्क रहेगी, उसे पढ़ना है आपने, और कुछ नहीं करना। प्लीज जितना बताया जा रहा है उतना करना है। एनसीईआरटी मार्क भी तभी पढ़नी है और आपको जब ना कुछ आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि हमारे आसपास क्या है। जब मैं आपके आसपास, अपने आसपास आप में से कुछ लोग बैठे होंगे, आपके आसपास चेयर है, आपके पास टेबल है, आपके पास बुक्स है, ये सारी नॉन लिविंग चीजें हैं। आपके आसपास बिल्ली, कुत्ता, डॉगी कुछ भी हो सकता है ना, छिपकली, कीड़ा कुछ भी हो सकता है, उनको लिविंग कहते हैं। तो यहां पर एक वर्ड है जहां फंस सकते हो, इन एनिमेट का क्या मतलब होता है, नॉन लिविंग। तो हमारे आसपास एक नॉन लिविंग चीज है और उसके अलावा एनिमेट, एनिमेट को फिर आप क्या कह सकते हो, लिविंग कह सकते हो। लेकिन इनमें क्या फर्क है बेटा, डिफरेंस क्या है इनमें, कि जो जो मेरे पास लिविंग है, जो मेरे पास लिविंग है वो किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेल। और नॉन लिविंग किसके नहीं बने हुए, नॉन लिविंग में सेल नहीं है, तो नॉन लिविंग नॉट मेड अप ऑफ सेल। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसका मतलब यह हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब सेल के बने हुए हैं। और ऑर्गेनिज्म मेरे पास 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक मेरे पास हम लोग लिख रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस। और दूसरा हम लिख रहे हैं मल्टी सेलुलर, दूसरा हम लिख रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखें कितने बच्चे इस बात को जानते हैं। क्या हमारे पास ये, ध्यान से सुने, विच इज नॉट मल्टी सेलुलर, विच इज नॉट मल्टी सेलुलर, ए हमारे पास नोस्टॉक की कॉलोनी, बी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी,
सी क्लमाइडोमोनास, डी ऑल। तो मेरे पास क्या मल्टी सेलुलर नहीं है? ऑल। ये सारे मेरे पास मल्टी सेलुलर नहीं है, क्योंकि जो कॉलोनी होती है बेटा, कॉलोनी जो होती है सिंगल सेल की, वो मल्टी सेलुलर में काउंट नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है? आपके सिलेबस में जब साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है वो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब मैं रिपीट कर देता हूं, अगर मैं कोई एल्गी लिखता हूं, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी का क्या एग्जांपल है? कौन बच्चा बताएगा? फिलामेंटस एल्गी का एक उदाहरण है जिसको हम स्पाइरोगैरा कहते हैं। तो स्पाइरोगैरा जो है वो मल्टी सेलुलर है। यहां पर आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, अगर मैं एक एग्जामिनर हूं तो मुझे ये बात यहां पर समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं फिलामेंटस बात कर रहा हूं नॉस्टॉक की, अगर मैं फिलामेंटस नॉस्टॉक की बात कर रहा हूं, आपको पता है नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है, तो क्या ये मल्टी सेलुलर है? नहीं, ये मल्टी सेलुलर नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मल्टी सेलुलर नहीं होता। प्लीज नोट्स वो ना लिखें जो साथ नहीं लिख सकते हैं, आप कोशिश करो अपनी कॉपी में ही ऐड कर लो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो अपने दिमाग में आप क्या रखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल सारे यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात ठीक है। कॉलोनियल जो होता है, जैसे वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, वो यूनिसेलुलर है एक्चुअल में, पर रहता वो कॉलोनी में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये देख लो, तुम्हारे पास ये एनसीईआरटी है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। बहुत आसान सी लाइनें लिखी हुई हैं कि आप अपने आसपास देखोगे तो एनिमेट और इनएनिमेट की बात कर रहा है। ये वर्ड है इनएनिमेट, इस पे ध्यान रखना हमें, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए और मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली है। अब मैं आपसे एक चीज क्लियरली बोलूंगा, यहां से क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन का, कि सेल को हम, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअल में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब हर ऑर्गेनिज्म में जो सेल जो है, वो सेल उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब वो सेल से बना हुआ है, और सेल इंडिविजुअल काम भी कर सकता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं वाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्यों है बेटा? इसका अगर मैं आपसे रीजन पूछूं, इसका मैं रीजन पूछूं तो क्या रीजन होगा? कौन बताएगा? इसका रीजन क्या है पहले समझो। इसका रीजन है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज सेल, तो आप एक डेफिनेशन लिखते हो ना, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे करके आप बोलते हो। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो है एक यूनिट की तरह होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब दीवार में जैसे ईंट है, फंक्शनल यूनिट का मतलब कैसे वो काम करती है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनो ध्यान से। सबसे पहला रीजन जो है इस बात का, जो सबसे पहला रीजन है कि मेरे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है मतलब क्या हुआ? अगर मैं कह रहा हूं कि भाई सेल सबसे छोटी यूनिट है और वो सबसे छोटी यूनिट काम भी कर सकती है, इस बात का प्रूफ तो होगा, सबूत तो होगा। इस बात का सबसे पहला सबूत, प्रूफ ये है कि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इस बात का मतलब क्या है? कि वो ऑल एसेंशियल प्रोसेस कर सकता है। ऑल एसेंशियल प्रोसेस इट कैन परफॉर्म, है ना, वो सारे एसेंशियल प्रोसेस कर सकता है। ये बात पे क्वेश्चन पूछ सकता है असर्शन रीजन का। दूसरी चीज क्या बोल रहा है? हमारे पास एनीथिंग स्मॉलर देन सेल not have independent existence। कोई भी चीज जो सेल से छोटी है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज नॉट सेल? ए ऑर्गेनल, बी वायरस, सी वायरॉइड, डी ऑल। तो अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास इनमें से कोई भी सेल नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो सेल से छोटा है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब सेलुलर बोलेंगे। सब सेलुलर का मतलब होता है स्मॉलर देन सेल। सेल नहीं है बेटा, स्मॉलर देन सेल है, सेल से छोटा है। तो सेल क्या होता है बच्चे? सेल एक यूनिट होती है जो अलग से काम कर सकती है, स्ट्रक्चर भी बनाती है, फंक्शन भी करती है। अब हम ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, उसके दो रीजन है। पहला, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलता है जो सारे काम कर सकता है। सारे काम मतलब ऑक्सीजन एंटर कर सकती है, खाना बना सकता है, खाना खा सकता है, सब कुछ। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज सेल से छोटी नहीं मिलती, जिंदा नहीं मिलती, नॉट लिविंग। हम कह रहे हैं नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एंड लिविंग। ऐसा नहीं है, वो लिविंग है। जैसे मैं आपसे अगर आपसे बात पूछूं, उस दिन हम लोग पढ़ा भी रहे थे कि जब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन की बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, एक सेल है, उसको तोड़ दिया मैंने, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर लाइफ नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हो सकता है। उसके लिए लिविंग नॉन लिविंग की बात हम नहीं करते। क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे अगर पूछूं डीएनए लिविंग है कि नहीं, नॉन लिविंग है, डीएनए इज सब सेलुलर। मेरी बात सुने ध्यान से। अगर मान लो मैं आपको असर्शन दे दूं कि डीएनए इज नॉट कंसीडर्ड मैं लिख दूं माइटोकॉन्ड्रिया नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग सेल, उसका रीजन मैं लिख दूं माइटोकॉन्ड्रिया इज सब सेलुलर। माइटोकॉन्ड्रिया इज सब सेलुलर। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सब सेलुलर, सेल से छोटा है। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? मेरी बात समझो ध्यान से बेटा। मैंने चैट आपकी प्राइवेट की हुई है, चैट शो नहीं होगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप बात करने लगेंगे आपस में। ठीक है, चैट चल रही है, मैंने अभी प्राइवेट, आप पब्लिक करिए। ठीक है, हाँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, सही है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल से छोटा है। तो कोई भी सेल से छोटी चीज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिंगल सेल अकेला मिल सकता है, ये चीज है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट आंसर आएगा, ये सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? आपसे क्या पूछ सकता है? क्लियर है? अब हम लोग यहां से आगे जा रहे हैं और बात करते हैं बेटा सेल कैसे डिस्कवर हुआ। मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत मुश्किल डिस्कवरीज पे नहीं पूछता है, जैसे सेल की डिस्कवरीज पे बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। एक हमारे पास जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया था क्या बच्चे? ऑब्जर्व डेड सेल। डेड सेल कौन से थे? कॉर्क, है ना? कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जो और कॉर्क सेल कहां मिले थे? बार्क में। बार्क क्या होती है? छाल में। यस, क्लियर है? यस, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। सही है बेटा, सही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रॉबर्ट हुक एनसीईआरटी में दे रखा है? या एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा। रॉबर्ट हुक एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। तो बहुत ज्यादा कोई डिटेल इसकी पूछने भी नहीं जाएगा, वो साइंटिस्ट कभी नहीं पूछता बेटा बाहर से। लिविन हुक के लिए उसने बोला है कि इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल। फर्स्ट ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर से इन्होंने सेल्स देखे थे, लिविंग सेल। तो पहला लिविंग सेल जो था वो ऑब्जर्व किया था इन्होंने। तो इसलिए ध्यान रखना, डेड सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था, लिविंग सेल पहला किसने ऑब्जर्व किया था? लिविन हुक ने। क्लियर है? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था बेटा? डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो ईयर है वो एनसीईआरटी ने दे रखा है, लेकिन यहां नहीं दे रखा, आगे जाके दे रखा 1831 में। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ बेटा? लेटर क्या हुआ? लेटर हमारे पास क्या हुई है? इंप्रूवमेंट हुई है माइक्रोस्कोपी में। इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी। अगर इंप्रूवमेंट हुई है माइक्रोस्कोपी में, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आया है लगभग 1940s के अराउंड। और उसके बाद से हम ऑर्गेनल्स, किसकी डिटेल? ऑर्गेनल्स की डिटेल्स, है ना, ये ऑब्जर्व कर पाए। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनल्स की डिटेल क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे हम? क्योंकि बेटर माइक्रोस्कोप नहीं थे। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं कि सेल हमने डिस्कवर कर लिया था, बेटर माइक्रोस्कोप के बिना सेल दिख गया था लगभग, लेकिन बहुत बेटर माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए थे मुझे बहुत सारी ऑर्गेनल्स की डिटेल देखने के लिए,
जैसे अगर मुझे वो देखना है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, क्रोमोसोम देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्रोमोसोम आपके लाइट माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, लेकिन मेरे को अगर न्यूक्लियोसोम देखना है तो वो मुझे कहां से दिखेगा, किससे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। मुझे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है तो कहां से दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है बच्चे? नीचे का कैसे नहीं दिख रहा है, पूरी स्लाइड दिखती है। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर क्या होता है, कई बार जब हम पढ़ाते हैं बैचेस में 4-5 साइंटिस्ट और लिखवा देते हैं। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, एग्जाम में हमें कुछ ही मंथ्स है, प्लीज ध्यान रखिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है, यही 2 दे रखे हैं, उसके बाद ये लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट हुई है। अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, ध्यान से सुनना बेटा। सेल थ्योरी की अपनी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सेल थ्योरी ने क्या हुआ था कि लोग सेल देखे जा रहे थे, कुछ ना कुछ उनको दिख रहा था, उसके अराउंड उन्होंने एक क्या बना दी, पिक्चर बना दी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कि सब चीजें सेल की बनी हुई है। तो सेल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। सही है बेटा? सही है? सही है, चले? यस। तो आ जाइए फटाफट से, तो हम लोग सेल थ्योरी पे बात करेंगे। देखो यहां पर आपको समझना पड़ेगा एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, पहले अपने दिमाग को खोलो। यूनिसेलुलर कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। दूसरा क्या कह रहा है, एनीथिंग लेस देन सेल, है ना, डज नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी होती है। फिर लेवेनहुक का नाम है हमारे पास, और किसका, रॉबर्ट ब्राउन का। यहां ईयर नहीं दे रखा, जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक है वहां देखो, वहां ईयर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उन्होंने डिटेल्स बताई है, आप समझ रहे हो, स्ट्रक्चरल डिटेल बताई है। सेल दिख गया था नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, लेकिन उसकी ऑर्गेनल्स की डिटेल वगैरह मुझे किससे दिखी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सेल थ्योरी में हमें क्या चीजें ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें आपको याद रखनी है वो सुनना ध्यान से। सबसे पहले बेटा हमारे पास, ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, हमारे पास एक साइंटिस्ट है स्किल्डन, ठीक है, और ईयर है 1838। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जर्मन है, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी में जो चेंज हुआ था, शिवान भी अब बॉटन वो है, जर्मन है, इसका मतलब वहां करेक्शन आ गया है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, बस इतनी चीज याद रखो, इन्होंने ऑब्जर्व किया था प्लांट्स को, ठीक है, और ये बोला था, क्या बोला था, एक प्लांट नहीं बहुत सारे प्लांट, कि प्लांट जो हैं वो किसके बने हुए हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने हैं बता बेटा, मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स जो टिश्यू बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना, प्लांट सेल्स विच फॉर्म टिश्यू, जो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इतनी बात उन्होंने बोली, तो इसका मतलब ये बॉटनिस्ट है। अब यहां पर एक चीज है जहां पर आप गलती करोगे, वो सुनना ध्यान से। फिर हमारे पास शिवान है, ये वही शिवान है जिन्होंने शिवान सेल आप देखते हो, वो है 1839 है। यहां पर करेक्शन आई है एनसीईआरटी में, ये जर्मन जूलॉजिस्ट है ये भी। अब और एक और खास चीज क्या है बेटा, रुडोल्फ वर्चो भी जर्मन थे, ठीक है। शिवान ने क्या बोला है, सबसे पहले इन्होंने, देखो ध्यान सुनेंगे बेटा, इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया है, इन्होंने ऑब्जर्व किया है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल दोनों को। इतनी बात समझ में आ रही है, इन्होंने दोनों को ऑब्जर्व किया, ये बात दिमाग में रखना। ये बात सबसे पहला डिफरेंस ये याद रखना कि स्किल्डन शिवान में से जूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने प्लांट भी ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने एनिमल्स में क्या ऑब्जर्वेशन की, इन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल है उसमें एक थिन आउटर लेयर है, थिन आउटर लेयर है, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, नाउ वी नो इट एज मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये इन्होंने बोला किसके लिए, एनिमल सेल के लिए, ठीक है। प्लांट सेल के लिए क्या बोला इन्होंने बोला कि प्लांट सेल जो है उसमें एक यूनिक कैरेक्टर है। यूनिक कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल, यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल है जो एनिमल्स में नहीं होता, ये बोला इन्होंने। अब शिवान ने क्या किया, मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर 2 शब्द हैं जिनमें गड़बड़ होगी। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ हाइपोथेसिस तो शिवान मार्क करना है, और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी
तो स्किल्डन एंड शिवान है। मेरी बात सुनना ध्यान से। तो शिवान ने क्या किया था बेटा, शिवान ने हाइपोथेसिस दी थी कि जितने भी प्लांट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी हैं आर मेड अप ऑफ, किसके बने हैं, सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स? सेल का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? सेल के बीच में आप पढ़ते हो ना वो चीज, क्या पढ़ते हो आप याद करो, आप पढ़ते हो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में दो सेल्स के बीच में होता है ना कुछ केमिकल, वो चीज। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? डीलिमिटिंग का मतलब होता है आउटर, ठीक है। अब अगर आता है कि किसने सेल थ्योरी बनाई, तो स्किल्डन एंड शिवान, इन्होंने फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी। अगर क्वेश्चन पूछे कि ये लाइन किसने दी, हाइपोथेसिस वर्ड लिखा हो, है ना, तो आप शिवान मार्क करोगे, क्योंकि शिवान को क्यों देते हैं, मैं बताता हूं शिवान को क्यों देते हैं। एक्चुअल में क्या किया था, शिवान ने बॉटनी जूलॉजी के बीच में लाइन बना दी थी कि हाँ भाई उसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, तो इन्होंने ये बात बोल दी थी। फिर बाद में दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। तो इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे, ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी, तो आप मार्क करोगे स्किल्डन एंड शिवान। और अगर आपको यह स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए कि किसने यह हाइपोथेसाइज किया था कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, तो आप क्या मार्क करोगे, शिवान। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? जर्मन से चेंज हो गया है, जर्मन हो गया अब वो बेटा, हाँ, ब्रिटिश से हट गया, जर्मन हो गया, वो चेंज हो गया एनसीईआरटी में, ठीक है, क्लियर है। और सेल थ्योरी का क्या पॉइंट था बेटा? सेल थ्योरी का पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, इसके बने हैं। अब क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाउ सेल अराइज, हाउ न्यू सेल अराइज, नया सेल कैसे बनता है, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या इतनी बात? देखो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, स्किल्डन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट पे काम किया, ठीक है, कि वो प्लांट सेल का बना है। शिवान जूलॉजिस्ट थे, पर दोनों पे काम किया। यदि ये बातें याद नहीं रहेंगी, इसीलिए शिवान ने ये फॉर्मुलेशन ये दिया है। नहीं तो शिवान ने अगर जूलॉजी पे काम नहीं किया होता या बॉटनी दोनों पे काम नहीं किया होता, कैसे बोल देते। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अगर वो कह रहा है कि किसने फॉर्मुलेटेड, तो ये मार्क करना है, और अगर उसने बोला किसने हाइपोथेसिस करके ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो आपने शिवान मार्क करना है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? अब ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे आया था। सेल थ्योरी बेटा क्या है, ये बताती है कि सारी चीजें सेल और उसके प्रोडक्ट की बनी है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि कैसे हुआ। तो इसको मॉडिफाई किसने किया, रुडोल्फ वर्चो ने। तो जो रुडोल्फ वर्चो है ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, वो भी जर्मन साइंटिस्ट थे। अब यहां पर ईयर दे रखा है, तो रुडोल्फ वर्चो, ये क्या है बेटा, ईयर दे रखा है। रुडोल्फ वर्चो जो है उसका ईयर दे रखा है 1855, आप समझो। तो 1839 के बाद सेल थ्योरी उन्होंने फॉर्मुलेट कर दी होगी, हो सकता है सेम ईयर में की हो। तो 1855, यस। यहां पर क्या किया इन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। अब इन्होंने क्या बोला, सुनना ध्यान से। इन्होंने बोला, ध्यान सुनेंगे, इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब होता है एवरी, सेलुला का मतलब है सेल, ई का मतलब है फॉर्म आउट, बना हुआ, मतलब बनेगा, बना हुआ, ऐसा बना हुआ। और सेलुला का मतलब है सेल, इसका मतलब है, और ये कैसा, क्या कौन सी लैंग्वेज में है, लैटिन में है, यस, लैटिन में है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है सब सेल बने हैं किसी सेल से। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑल सेल, ऑल मतलब एवरी, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस तरीके से उन्होंने
सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। क्या यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक है बेटा? जो भी एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ना है वो मेरे पे जिम्मेदारी। यहां तक ठीक है? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे चीजों को, उसमें देखेंगे क्या चीज है। अब एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या होगी? व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी? सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या होगी बेटा? विच इज नॉट सेल, जो सेल नहीं है। कौन है जो सेल नहीं है, बताओ जल्दी से। जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स। यस, अब क्वेश्चन आ जाए, विच इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपके पास लिखा हो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, फिर लिखा हो पीपीएलओ, फिर लिखा हो मान लेते हैं मिथेनोजन, यस, और फिर लिखा हो जो सबसे पहला वायरस डिस्कवर हुआ था, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो हम क्या मार्क कर देंगे? हम टीएमवी मार्क कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? लाइकन्स आर नॉट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। लाइकन सेल थ्योरी की एक्सेप्शन नहीं है। रीजन, लाइकन्स में सेल्स होते हैं। क्वेश्चन में दे दूं आपको, डज लाइकन्स हैव सेल? देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, नॉट ट्रू फॉर लाइकन, लाइकन ए एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, बी इट इज नॉट ऑर्गेनिज्म, सी इसमें लिखो ऑल मेंबर आर हेट्रोट्रॉफिक। मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, तो लाइकन एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की? नहीं। इट इज नॉट ऑर्गेनिज्म सही है। ऑल मेंबर आर हेट्रोट्रॉफिक नहीं, एक ऑटोट्रॉफिक मेंबर होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो लाइकन जो है सेल का बना होता है बेटा। लाइकन ऐसा नहीं होता सेल का नहीं होता, लाइकन सेल का बना होता है। समझ में आ रहा है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है ना बेटा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? सेल तो होता है भाई। क्या सारे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल थ्योरी फॉलो करेंगे? 100%। वायरस, वायरॉइड और ये क्या है? दे आर सब सेलुलर। ये क्या है? सेल ही नहीं है, दे आर सब सेलुलर। सब सेलुलर या सब सेलुलर ना बोल के एनसीईआरटी क्या लिखती है? याद करो, एनसीईआरटी क्या लिखती है? दे आर नॉन सेलुलर। और क्या लिखती है? ए सेलुलर। याद आया किसी को? एनसीईआरटी इनके बारे में क्या लिखती है? ये सेल नहीं है, या समझ में आ रहा है? सेल से छोटा है कुछ। नॉट ट्रू पूछा गया ना बेटा। नॉट ट्रू में दो चीजें हो गई ना, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है, नहीं है, ये दो चीजें नॉट ट्रू हो गई ना। ऑप्शन फोर्थ लिख तो देता हूं, बोथ ए एंड सी आर नॉट ट्रू। अब मार्क कर दे डी को, आंसर आ जाएगा। अब ठीक है बच्चे? लाइकन्स आर लिविंग, पर आप समझ नहीं रहे हो लाइकन्स क्या है। लाइकन्स क्या है कि ये एल्गी है और ये फंजाई है, ये दो लोग साथ रह रहे हैं। तो लाइकन इज नॉट ऑर्गेनिज्म, इट इज एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एसोसिएशन है ऑर्गेनिज्म की। समझो इस बात को, लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकन एक एसोसिएशन का नाम है, एक जुड़ाव का नाम है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सच नहीं है लाइकन के लिए? लाइकन जो है एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, नहीं है। इट इज नॉट ऑर्गेनिज्म सही है, ऑर्गेनिज्म नहीं होता लाइकन। लाइकन इज एसोसिएशन। अगर मैं बोलूं इट इज नॉट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तब गलत है। लाइकन सेल्स का ही बना है, पर वो एसोसिएशन, एक जुड़ाव होता है, ऑर्गेनिज्म नहीं होता लाइकन कोई। यस, बी इसलिए ट्रू है, इट इज नॉट ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे पूछा जाए ये ऑर्गेनिज्म है, नहीं, लाइकन क्या है? एक एसोसिएशन है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। मुझे एक चीज बता ध्यान से बेटा,
जैसे मान लो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तुम एक ऑर्गेनिज्म हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, इसे कह रहे हैं पढ़ाई, एक एसोसिएशन है, तो पढ़ाई ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलें आगे, आगे चलो, ये कर सकते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन था। सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन प्रपोज्ड बाय, हम एक किसने की थी? देखो आसान आएगा तो ऐसे आएगा, रुडोल्फ वर्चो, सेलुला ई सेलुला, यस ठीक है। अब हम लोग किस पे आ गए बेटा? हम लोग किस पे आ गए? हम लोग आ गए ओवरव्यू ऑफ सेल पे। मेरी बात कुछ कुछ ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल पे, हम बात कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल पे, ठीक है। हमारे पास जब हम बात करते हैं बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेल पे, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। हमारे पास क्या है बच्चे? एक प्लांट सेल का एग्जांपल है, तो प्लांट सेल का मेरे पास क्या एग्जांपल दे रखा है? उसने अनियन के पील का सेल दे रखा है, यस, प्लांट सेल का एग्जांपल दे रखा है, अनियन का पील होता है उसका सेल दे रखा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, ठीक है, फिर मेरे पास सेल मेम्ब्रेन वगैरह होगी, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या होंगी? ऑर्गेनल्स होंगी। एनिमल प्लांट सेल है ना, ऑर्गेनल्स होंगी, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, उसके अलावा मेरे पास क्या होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है इसमें प्लांट सेल में, कि मेरे पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल्स है, और मेरे पास साइटोप्लाज्म होता है। मेरे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो किसी भी सेल में, ध्यान सुनेंगे, किसी भी सेल में मेरे पास जो जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या होती है, मैं एसेंशियल चीजें लिखूंगा, उसके बिना नॉर्मली सेल नहीं होता है। तो ये हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या दे रखा है इसने एग्जांपल में? एनिमल सेल में क्या दे रखा है? चीक सेल दे रखा है, चीक सेल दे रखा है ना, चीक सेल दे रखा है। तो उसमें मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है ना, ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स है, और साइटोप्लाज्म है। मैं चाह रहा हूं कि आप साइटोप्लाज्म के लिए कुछ डाटा याद रखो। सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म याद रखना, जो चेंजेस आए थे एनसीईआरटी में, एक जगह फ्लूइड और एक जगह सेमी फ्लूइड लिखा था, तो अब से याद रखना है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या याद रखोगे? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, पूरी तरह से, मतलब थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें घुली हुई होती है। दूसरा कैसा होता है बेटा? मीडियम कैसा होता है? पानी जैसा होता है, लिक्विड टाइप का मीडियम होता है। तो इसमें ऑल केमिकल, या एनसीईआरटी लिखती है मेन एरिना। मेन एरिना का मतलब होता है जगह, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज है, सेलुलर एक्टिविटीज होती है, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन यही होते हैं, मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस यही होते हैं, केमिकल रिएक्शंस यहां पर होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं जो साइटोप्लाज्म में होती है, आप मुझे बताना इनमें से कौन कौन सी साइटोप्लाज्म में होती है। ये आ सकता है विच अकर इन साइटोप्लाज्म, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म में होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब तक आपको पता होना चाहिए। ए, सबसे पहले मैंने लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोट्स की, जिसमें न्यूक्लियस होता है, उसकी बात कर रहा हूं, यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद मैंने लिखी है शुगर सिंथेसिस, शुगर सिंथेसिस। फिर मैंने लिखी है ग्लाइकोलिसिस, फिर मैंने लिखी है ट्रांसलेशन। अब इसमें से बताओ कौन कौन सी साइटोप्लाज्म में होती है, जल्दी बताना, कौन कौन सी साइटोप्लाज्म में होती है। मेन एरिना का मतलब होता है बेटा मेन जगह, जहां मेन एरिना, एरिना का मतलब होता है एरिया, एरिना का मतलब होता है एरिया। तो कहां कहां होती है? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, शुगर सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ट्रांसलेशन। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, कहां पर क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओगे, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, शुगर सिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ट्रांसलेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स है, नहीं होगी। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। शुगर सिंथेसिस कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में। शुगर सिंथेसिस कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में, ये नहीं होगी। ग्लाइकोलिसिस और ट्रांसलेशन कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है। यस, कहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है। शुगर सिंथेसिस बेटा क्लोरोप्लास्ट में होती है। शुगर सिंथेसिस का मतलब है डार्क रिएक्शन। शुगर सिंथेसिस का क्या मतलब है? डार्क रिएक्शन। एक क्वेश्चन ये आ सकता है,
अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है यहां से, तो मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा। समझ आ गया? बच्चे मेरा एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि सेल क्या होता है, जो अनियन के पील सेल की बात कर रही है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म। हम यहां पे लिख रहे हैं उन प्रोसेस के नाम बताओ जो साइटोप्लाज्म में होते हैं यूकैरियोट्स के। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में। आरएनए भी न्यूक्लियस में बनता है। शुगर सिंथेसिस कहां होगी बेटा? डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में। ग्लाइकोलिसिस और ट्रांसलेशन कहां होगा बताओ? साइटोप्लाज्म में। तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में कौन से प्रोसेस होते हैं। यस और नो? क्लियर है? बच्चे आपको धीरे धीरे पता, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है पहले दिमाग में रखो, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन जो होती है वो कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। यस यस, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चले? यहां तक कोई डाउट है किसी का? लिख सकते हो बच्चे। और क्या होता है तुम्हें नॉर्मली पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो भी है नॉर्मल चीजें, यही लिखते हैं हम बहुत सारी पे। तो ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, पर आपसे वो क्या पूछेगा? ट्रांसलेशन हो गई, ग्लाइकोलिसिस, ऐसी चीजें पूछेगा जो आपको पता भी हो थोड़ी बहुत। यस बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में इसलिए डाउट था कि आपको ये पता होना चाहिए ना डीएनए कहां होता है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, यहां हमने यूकैरियोट्स लिखा है। यस क्लियर। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या मुझे ये सारी चीजें पता हैं? सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं ये पता है मुझे? सेल माइनस सेल वॉल। अगर मैं सेल वॉल हटा दूं तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? प्रोटोप्लास्ट। यस यस सर, डीलिमिटिंग का, यस यस, डीलिमिटिंग का मतलब होता है बाहर। जैसे मान लो आपके घर में दीवार जो है आपको बाहर के एरिया से अलग करती है, तो डीलिमिटिंग, जैसे सेल वॉल डीलिमिटिंग है प्लांट में, एनिमल में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है? अब सेल माइनस सेल वॉल को क्या बोलेंगे? मान लो कोई सेल है मेरे पास, ये देख, ये कोई सेल है, ठीक है, इसके बाहर ये सेल वॉल है, इसके बाहर ये सेल वॉल है, तो अंदर क्या हो गया? क्या क्या चीजें इधर देखते चलो, पहले एक बार समझो सर, सब लोग ध्यान से। ये मेरे पास एक सेल वॉल है, इधर ध्यान दो बेटा, ये मेरे पास एक सेल वॉल है, ये मेरे पास सेल वॉल है, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरे पास ऑर्गेनल है। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनते चलना। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल माइनस सेल वॉल, मतलब मैं ये हटा दूं, ये चीज क्या है? ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। कौन बच्चा बताएगा डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के सबसे बाहर कौन होगा? मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने सेल वॉल हटा दी है। ये चीज क्या है? सेल वॉल है। तो एनिमल सेल इज सिमिलर टू प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनो, अगला सुनो ध्यान से। अगर मैं न्यूक्लियस हटा दूं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन हटा दूं, तो उसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? प्रोटोप्लास्ट माइनस मेम्ब्रेन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोटोप्लास्ट में से ये मेम्ब्रेन हटा दी तो क्या क्या बच गया? न्यूक्लियस बच गया, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल, ये सब बच गई। यस, ये सब बच गई। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? बच्चे अगर मैं, ध्यान सुन, अगर मैं ये हटा दूं, ये वाली लेयर हटा दूं, तो इसको कह रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। और अगर मैं मेम्ब्रेन भी हटा दूं तो क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन भी हटा दूं तो प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होती, प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अब तू क्या कर, साइटोप्लाज्म लिख ले, उसमें से न्यूक्लियस हटा दे। न्यूक्लियस हटा दे, ठीक है। अब आप न्यूक्लियस हटा दो। क्लियर? यस। अब न्यूक्लियस भी हटा दिया मैंने, तो क्या बच गया? क्या बच गया? सिर्फ लिक्विड बच गया और ऑर्गेनल बच गई। अब ऑर्गेनल भी हटा देगा तो साइटोसोल बोल देंगे। सही है? जल्दी बताओ बच्चे, ये टर्म्स मुझे, साइटोसोल किसी ने कहां लिखा हुआ देखा, मुझे बताओ। साइटोसोल आपने अपने सिलेबस में कहीं लिखा हुआ देखा है? आप जाओगे ना, क्या नाम है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां पर लिखा है ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होती है। तो आप इसमें से अब क्या करो बच्चे, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस है। अब क्या करो आप ऑर्गेनल्स माइनस कर दो, उसको कहो साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल। तो अब सिर्फ पानी रह गया। तो रियल में अगर मैं आपसे बोलूं, रियल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसका मतलब होता है कि वहां पर वो, देखो आपको समझना पड़ेगा, आप इसको कैसे देख सकते हो, सिर्फ पानी है, साइटोसोल। देखो इधर मैं थोड़ा सा बना देता हूं आपके लिए ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। आपको बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होता है ये। देखो मेरे पास, ध्यान सुना, मेरे पास, ध्यान सुना, मेरे पास ये सुना, इधर देखो ना, यहां पर ये सिर्फ पानी है, ऐसे ये सिर्फ पानी है, इसको साइटोसोल कह दिया। अब यहां पर कुछ ये ऑर्गेनल्स हैं, अब इसको साइटोप्लाज्म कह दिया। अब यहां पर मेरे पास न्यूक्लियस आ गया, अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से सुन बच्चे, ध्यान सुन। सबसे पहले सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी प्लस कुछ डिसॉल्व चीजें हैं उसमें, उसको मैंने क्या बोल दिया, साइटोसोल बोल दिया, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या ऐड कर दी, कुछ ऑर्गेनल ऐड कर दी, तो मैंने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म बोल दिया। अब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड कर दिया, ऐड कर रहा हूं बेटा, तो क्या बोल दिया, बोलो क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। अब प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन लगा दी, ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोटोप्लास्ट लिख दिया। अब प्रोटोप्लास्ट में मैंने सेल वॉल लगा दी, तो क्या लिख दिया, सेल लिख दिया। तो अगर उसी तरीके से मैं सेल में से क्या माइनस कर रहा हूं, सेल वॉल, तो प्रोटोप्लास्ट, क्या माइनस कर रहा हूं, मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट, क्या माइनस कर रहा हूं, न्यूक्लियस, साइटोप्लास्ट, क्या माइनस कर रहा हूं, ऑर्गेनल, तो क्या आएगा, साइटोसोल आएगा। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आया? बच्चे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज चैप्टर खत्म होने के बाद जो मैं वर्कशीट दूंगा उसको करके जाना, नीट से पहले रिवाइज जरूर करना 2 से 3 बार, उसके बाहर से नहीं आएगा, मैं श्योर बोलता हूं। मैं ये वो नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं सब कवर करूंगा आपके लिए। बच्चे मैं अगर तेरे से ये पूछूं, मेरी बात सुन, एक बच्चा लिख रहा है सर क्वेश्चन थोड़े आप मुश्किल कराते हो, मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं तुझे ये पूछूं कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तेरे को ये तो पता चल रहा है स्किल्डन शिवान ने दी थी, ये तो सब करके आएंगे। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग को चलाना भी है ना, बिल्कुल आसान आसान पढ़ेंगे तो उससे होगा क्या, आसान ही पढ़ रहे हैं पर मैं तेरा दिमाग यूज करवा रहा हूं। साइटोप्लाज्म हो गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म हो गया। देख बेटा एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला भाई प्लांट सेल लेंगे, एनिमल सेल लेंगे, यस ऐसे बोला एनसीईआरटी ने। फिर साइटोप्लाज्म के बारे में बताया, अब कह रहा है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं बहुत सारे होते हैं साइटोप्लाज्म में, मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज का, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, सभी प्रकार के सेल्स में होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। क्लियर है? दोनों तरह के उसमें होता है, ठीक। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ताकि आपको क्लियरिटी बनने लगे, फिर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखेंगे।
ये वाले पॉइंट्स में अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो। यस 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 बच्चे धीरे धीरे पता चलेगा ना, अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे पता चलेगा। कुछ बातें आपको नहीं भी पता होंगी, ऐसा नहीं है सारी एक दिन में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं बच्चे। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है। एनसीईआरटी ने 2 साइज दिए हैं बैक्टीरिया के, बताओ। एनसीईआरटी ने 2 साइज दिए हैं बैक्टीरिया के। प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या नाम देते हैं? नेम देते हैं बैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं? बैक्टीरिया। यस, इसको बैक्टीरिया कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक जगह तो क्या लिखा है, ध्यान सुनेंगे बेटा, एक जगह लिखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर और एक जगह लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। यहां साइज कितना है? यहां इसका साइज लार्ज है। कितना लार्ज है? 10 से 20 माइक्रोमीटर, है ना, ये साइज दे रखा है। उसके बाद प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल है, वो विदाउट एनवलप है। वो कैसा है? विदाउट एनवलप। विदाउट एनवलप क्या होता है बेटा? उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उसके बाहर क्या नहीं है? कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उसके अलावा बेटा वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि बैक्टीरिया का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, नहीं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है, पर उसके एंड आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। यस, उसमें हिस्टोन्स नहीं होते। उनमें क्या होता है? नॉर्मली क्या होगा? हिस्टोन्स एब्सेंट होता है और उसको कंसीडर करते हैं सिंगल क्रोमोसोम। उसको क्या कंसीडर करते हैं? सिंगल क्रोमोसोम मानते हैं। किसके डीएनए की बात कर रहा हूं मैं? प्रोकैरियोट के। यूकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां होगा? इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस। तो क्या बोलेंगे उसको सर? एनवलप बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? एनवलप बोल देंगे। क्लियर है? उसको हम क्या बोल देंगे? एनवलप बोल देंगे। बेटा जिनको दिक्कत है थोड़ी बहुत भी, प्लीज नोट्स पढ़ना। सिर्फ इनसाइड न्यूक्लियस एनवलप होगा। दूसरी चीज, क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? क्या इनका डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है? हाँ, इनका डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, पर लीनियर होता है। लीनियर समझ में आता है क्या? लीनियर का मतलब इसको कहते हैं लीनियर। ऐसा डबल स्ट्रैंडेड होता है और लीनियर होता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर होता है। यहां तक क्लियर है? डबल स्ट्रैंडेड होता है और क्या होता है? लीनियर होता है। तो ये इनसाइड न्यूक्लियस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और कैसा है? लीनियर है। लीनियर समझ में आता है? लंबा, ऐसा लंबा डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास? ध्यान सुनेंगे। जेनेटिक मटेरियल इसका मेरे पास डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनसाइड न्यूक्लियस होता है। उसके बाद की बात सुन लो ध्यान से। उसके बाद इनमें क्या होता है बेटा? हिस्टोन्स होता है। क्या होता है? हिस्टोन्स होता है। हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं और जब सेल डिवाइड होता है तब क्रोमोसोम दिखते हैं। तो मेरे पास क्या होगा? डीएनए क्या करेगा बेटा? डीएनए क्या बनाएगा? फॉर्म क्रोमोसोम। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। इसके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती इसमें। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें क्या है? एब्सेंट होती हैं। व्हाट आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? ऐसी ऑर्गेनल्स जिनके बाहर क्या हो? क्या हो बताओ? मेम्ब्रेन हो। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है? यस। जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम राइबोसोम है। क्या नाम है? उसका नाम राइबोसोम है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे? मैंने पुराने वाले में क्यों 2 से 5 लिखवाया? देख, एक जगह लिखा है 1 से 2 और एक जगह लिखा है 3 से 5, इसलिए मैंने 2 से 5 लिखवा दिया। 2 डाटा है एनसीईआरटी में, डायग्राम में लिखा हुआ है, ध्यान सुन, डायग्राम में 1 से 2 लिखा है, कहीं 3 से 5 लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनल अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रोकैरियोट, ध्यान सुने, क्या प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है? नहीं होती। क्या प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल होती है? हाँ, राइबोसोम होती है। इसका मतलब राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इसमें क्या होगी बेटा? इसमें क्या होगी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यस है। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होती है? देखो समझो, किसी भी सेल के अंदर अगर मेम्ब्रेन है तो ये एक अलग कंपार्टमेंट बन जाता है। कंपार्टमेंट मतलब एक अलग जगह बन जाती है रिएक्शन की, जिसको हम क्या नाम देते हैं?
जिसको हम नाम देते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या नाम देंगे बेटा? क्या नाम देंगे? कंपार्टमेंटलाइजेशन नाम देंगे। इतनी चीज समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है? विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल भी हैं, राइबोसोम होते हैं। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में क्या है हमारे पास? राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट है, यस, राइबोसोम प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म है दोनों में, यस, साइटोप्लाज्म है, यस, इसमें साइटोप्लाज्म है, यस प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। अब यहां से हमें क्या करना है बच्चे? यहां से हमें आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन आएंगे वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सी विदाउट मेम्ब्रेन है, उस तरीके से। तो अगर मैं आपसे लिखूं टाइप ऑफ ऑर्गेनल, किस किस तरह की ऑर्गेनल हमारे पास है, देखो बोर्ड पे देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये कहीं दिया नहीं रहता है ऐसे अलग से, लेकिन ये पूछता है आपसे कि कौन कौन सी ऑर्गेनल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विदाउट मेम्ब्रेन मेरे पास कौन कौन सी ऑर्गेनल, जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, अगर विदाउट मेम्ब्रेन है ना, विदाउट मेम्ब्रेन है, तो जहां भी होगी वहां पर वो उन्हीं के साथ, मतलब जैसे विदाउट मेम्ब्रेन में एक आता है राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है सभी सेल में, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है। और ये होता कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। राइबोसोम कहां मिलते हैं बच्चे? राइबोसोम कहां मिल रहे हैं मेरे पास? साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं, यस, साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं। उसके अलावा, राइबोसोम के अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, इस एक को सेंट्रियोल बोलते हैं, ऐसा दिखता है। अगर मेरे पास ये दो ऐसे लगे रहते हैं, इनको सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो कुछ बुक्स में कहीं पे लिखा रहता है सेंट्रोसोम, कभी सेंट्रियोल, तो दो सेंट्रियोल को मिला के सेंट्रोसोम बोलते हैं, इनकी भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे ही मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, डेंस स्ट्रक्चर होता है विदाउट मेम्ब्रेन का, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो क्या न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में होता है? नहीं होता, यस। ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा यूकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में भी सिर्फ एनिमल सेल में। ये किस में मिलेगा? यूकैरियोट्स में, प्लांट में, एनिमल में, दोनों में। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है? विदाउट मेम्ब्रेन के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। कौन सी ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन है? अब हमारे पास आती है सिंगल मेम्ब्रेन वाली, जिसमें हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन वाली आती है जिसमें हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। सिंगल मेम्ब्रेन में मेरे पास कौन कौन सी आएंगी? एक आती है ईआर, एक आती है गोल्जी, गोल्जी बॉडीज। उसके बाद आ जाते हैं वैक्यूल, यस, क्या आ जाते हैं? वैक्यूल्स आ जाते हैं, वेसिकल्स आ जाते हैं, लाइसोसोम आ जाते हैं। कितने लोगों ने पैरोक्सीसोम सुना है? इन सब की सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या हमारे पास डबल मेम्ब्रेन का कुछ है? जिनके पास डबल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन का कुछ है? बताओ। तो डबल मेम्ब्रेन में हमारे पास कौन कौन आएगा? सर, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा पहला, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड है। इसके अलावा क्या आ जाएगा और बताओ? न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, न्यूक्लियस को हम ऑर्गेनल बोलेंगे? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग कंपार्टमेंट है, यस, एक अलग कंपार्टमेंट है।
तो मेरे पास विदाउट मेम्ब्रेन में ये आते हैं। अब देखो इनमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनेंगे इसके। इनके क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे और आप देख लेना, ऐसा कुछ ना कुछ पूछ देता है अक्सर। क्वेश्चन आ जाएगा विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इन नोस्टॉक। अब ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास सेंट्रियोल, बी न्यूक्लियोलस, सी राइबोसोम और डी हमारे पास दे दिया है उसने, मान लेते हैं ईआर। अब आपको ये पता होना चाहिए, धीरे धीरे पता हो जाएगा। नोस्टॉक बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया में मेरे पास राइबोसोम होगा विदाउट मेम्ब्रेन का, ठीक है। बैक्टीरिया में विदाउट मेम्ब्रेन का ये नहीं होता। अगर मान लो मैं यहां दे देता विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इन एनिमल सेल, तो क्या आएगा? मैंने ऑप्शन में दे दिया राइबोसोम, दूसरा मैंने दे दिया सेंट्रियोल, तीसरा दे दिया बोथ ए एंड बी, और डी में मैंने गोल्जी लिख दिया। तो अब मैं यहां पर ये मार्क करूंगा क्योंकि विदाउट मेम्ब्रेन ना एनिमल सेल में दोनों है, राइबोसोम भी है सेंट्रियोल भी है। समझ आ रहा है? बच्चे जो इंक्लूजन बॉडी है वो प्रोकैरियोट्स में आती है, वो ऑर्गेनल नहीं है। ऑर्गेनल की बात हो रही है यहां पर, किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनल्स की, है ना, स्ट्रक्चर्स की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ जाए, ध्यान सुनेंगे, एक क्वेश्चन ये आ जाए, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑल्दो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनल नहीं होती, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, हम लिख रहे हैं राइबोसोम, हम लिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हम लिख रहे हैं ईआर, हम लिख रहे हैं गोल्जी। ठीक है, बताओ एक ऐसी ऑर्गेनल जो दूसरी ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट हो, राइबोसोम। तो राइबोसोम हमें दो जगह दिखता है, बेसिकली तीन लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। एक दिखता है साइटोप्लाज्म में, दूसरा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तीसरा ईआर के ऊपर। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर क्वेश्चन आता है, ध्यान सुने, अगर क्वेश्चन आता है एक ऐसी ऑर्गेनल जिसके अंदर ऑर्गेनल है, तब माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के अंदर कौन सी ऑर्गेनल मिलती है? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का मतलब है ऑर्गेनल के अंदर कौन सी ऑर्गेनल मिलती है, दैट इज राइबोसोम। क्लियर है? और क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिसके अंदर दूसरी ऑर्गेनल मिलेगी, तब माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां तक ठीक है बेटा? न्यूक्लियोलस भी होगा, पर न्यूक्लियोलस को ना बहुत सारी बुक्स ऐसा ऑर्गेनल नहीं मानती क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूशन में। एक्चुअल में एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक डेंस गाढ़ा स्टेन स्ट्रक्चर होता है। हाँ, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जो भी चीज यहां होगी वो चीज यहां हो सकती है ना? यस, क्लियर है? सही है। अब क्या हम इनको आपस में मतलब कंपेयर कर सकते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में? क्या प्लांट सेल में मेरे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगी? यस। एनिमल सेल में होंगी? यस। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होगा? यस होगा। सेल वॉल प्लांट सेल में होगा? यस। एनिमल सेल में होगा? नो। कोई प्लांट सेल बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं होती? हाँ भाई, यहां तक ठीक है? सेल मेम्ब्रेन है दोनों में, सेल वॉल है? यस। जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स में सेल वॉल नहीं होती, ध्यान रखना। बाकी तो सारे प्लांट सेल में लगभग होती है। न्यूक्लियस दोनों में है, हां, इसमें भी है, यस। इसमें साइड में होता है। प्लांट सेल में कैसा होता है? साइड में, पेरीफेरल। ऐसा क्यों है, कौन बताएगा? अगर मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं कि पेरीफेरल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, असर्शन। रीजन ये है क्योंकि एक बड़ा वैक्यूल होता है जो 90% वॉल्यूम लेता है। सही है? सही है? सही है ये बात? यस, सही है। तो एक बड़ा उसकी वजह से साइटोप्लाज्म, हाँ भाई, साइटोप्लाज्म, ध्यान सुनेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म
प्लांट सेल में भी, हाँ इसमें भी है, डीएनए इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, एक लार्ज वैक्यूल की, और हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। इन तीन चीजों की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, इसमें नहीं है। लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में, इसमें स्मॉल होता है, होगा तो स्मॉल होगा। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, इसमें होता है। अब एनसीईआरटी ने यहां क्या लिखा है सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी लिखती है नॉट प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन होती हो, और एक्सेप्शंस बेसिकली क्या होती है बेटा, याद रखें, सेंट्रियोल के बिना एनिमल सेल डिवाइड नहीं करता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो स्पर्म अपने साथ सेंट्रियोल लाता है, तब मियोसिस 2 होती है एग में। एग जो होता है उसकी मियोसिस 2 क्यों नहीं होती, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेंट्रियोल किसके साथ आता है, स्पर्म के साथ आता है। क्या यहां तक ये बात रहेगी, क्या यहां तक बात रहेगी? वैक्यूल एब्सेंट नहीं होता पूरी तरीके से बेटा, हम लोग लार्ज वैक्यूल एब्सेंट लिख सकते हैं, स्मॉल साइज लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना। वैक्यूल हम कैसा लिख सकते हैं, छोटे साइज का बेटा, विदाउट सेंट्रियोल हो जाता है, मतलब स्पिंडल फाइबर विदाउट सेंट्रियोल बन जाते हैं प्लांट में, मीनाक्षी प्लांट में बिना उसके बन जाते हैं, ठीक है। यस बच्चे, आपकी चैट प्राइवेट है, आपको अपनी चैट दिख रही है, मेरी चैट दिख रही है, अपन अब उसके अलावा पड़ोसी की चैट नहीं दिख रही होगी, है ना। क्लियर है। अब मैं एक चीज आपको जरा उसके बारे में और लिखवा दूं, राइबोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखें जरा। फर्स्ट, राइबोसोम की लोकेशन एनसीईआरटी ने यहां दी है। एक साइटोप्लाज्म है, एक है इनसाइड ऑर्गेनल। इनसाइड ऑर्गेनल में क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। इनसाइड ऑर्गेनल में क्या है, जल्दी बताओ। इनसाइड ऑर्गेनल में क्या है मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दोनों में प्रोटीन बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रोटीन बनती है। इसके अलावा एनसीईआरटी लिखती है ऑन ईआर। ईआर किसमें बेटा, जिसको हम आरईआर कहते हैं। यस आरईआर, है ना। अब ये साइटोप्लाज्म दोनों का हो सकता है, अगर प्रोकैरियोट का होगा, और किसका हो सकता है, यूकैरियोट का हो सकता है। प्रोकैरियोट वाले में कौन कितने एस होगा बताओ, प्रोकैरियोट में 70s, यूकैरियोट में 80s। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। ये नोट्स ऐप पर अवेलेबल होंगे 100%। हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा होगा, इसमें 70s होगा। ईआर कहां होता है, साइटोप्लाज्म में 80s होगा। यस 80s होगा। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हमारे पास जो सेल्स हैं उनकी शेप, ध्यान से सुनना, शेप, साइज एंड फंक्शन वेरी करता है। शेप, साइज और फंक्शन क्या होता है, वेरी होता है। सबसे पहले हम लोग साइज को लेके बात करेंगे, ताकि आपको वो डाटा याद हो जाए जो आपके काम का है। ध्यान सुनेंगे साइज को लेके। सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कितना दे रखा, 0.3 माइक्रोमीटर दे रखा है। पीपीएलओ ये दे रखा 0.1 माइक्रोमीटर। अब यहां पर मैं कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, उसका एग्जांपल पीपीएलओ है। जैसे आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, पता है कि नहीं पता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया पता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी पुराना नाम था, साइनोबैक्टीरिया नया नाम है। तो ये जो पीपीएलओ है ना, ये पुराना नाम है ना, पुराना नाम है। और ये माइकोप्लाज्मा एक तरीके का नया नाम है, जीनस होता है माइकोप्लाज्मा एक तरीके का, मतलब सॉरी जीनस कह रहा हूं, एक ग्रुप होता है माइकोप्लाज्मा। तो उसके अंदर ये पीपीएल आता है, दोनों लगभग सेम बात है। एनसीईआरटी कई कई जगह इन्हें अलग लिख रही है, सेम बात है। और एनसीईआरटी ने क्या किया, इसका साइज भी अलग लिख दिया है।
पर ये दोनों सेम होते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, दोनों में से कुछ भी हो मार्क कर सकते हो। दोनों होंगे तो पीपीएलओ मार्क कर देना, क्योंकि साइज छोटा दे रखा है। उसके अलावा नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया बताओ, नॉर्मल बैक्टीरिया बताओ जल्दी से बेटा, नॉर्मल बैक्टीरिया जल्दी जल्दी बताओ। नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज कितना है? 1 से 2 माइक्रोमीटर और कहीं पर 3 से 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, डायग्राम में अलग है। उसमें यूकैरियोटिक सेल का साइज, यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना दे रखा है बताओ? यूकैरियोटिक सेल का साइज दे रखा है बच्चे 10 से 20 माइक्रोमीटर। क्लियर है? 10 से 20 क्या है? माइक्रोमीटर दे रखा है यूकैरियोटिक सेल का साइज। क्लियर है? ये साइज हो गया। अच्छा, हमारे पास लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। और लॉन्गेस्ट में हम लोग न्यूरॉन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? न्यूरॉन। आरबीसी का साइज कितना दे रखा है, किसी को याद है? 7 माइक्रोमीटर। यहां से डाटा से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन आएगा कैसे? सर, इसका जब भी क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग आएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा इसका क्या आएगा? मैच द फॉलोइंग। मैं ये भी बता रहा हूं आपको कैसा क्वेश्चन आएगा। इसका जब भी क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर? इसका जब भी क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। इसका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का आएगा। अब हमारे पास बच्चे ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये क्या है? बेसिकली हमारे पास शेप है, साइज है। हमारे पास क्या होता है? शेप भी वेरिएबल होती है। आपकी एनसीईआरटी में शेप को लेकर ये शेप्स लिखी हुई हैं। अब ध्यान से देख लो, मैं फिर बोल रहा हूं, इसका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। इसका भी, जैसे आरबीसी की शेप लिखी है। अब देखो, आरबीसी में राउंड तो लिखा हुआ है, राउंड तो लिखा हुआ है। कितने लोगों को याद है कि आरबीसी की शेप राउंड और बाई कनकेव होती है? मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये यहां पर राउंड एंड बाई कनकेव लिखी हुई है ना? सही है। डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं है, नो फिक्स शेप। अगर कोई फिक्स शेप नहीं है तो क्या बोलते हैं इस शेप को? अमीबॉइड। क्या बोलते हैं? अमीबॉइड बोलते हैं, ठीक है। कॉलुमनर एपिथेलियम में ऐसी होती है ये, है ना? तो इसके सेल्स कैसे हैं? लॉन्ग है एंड नैरो है। क्या क्वेश्चन आएगा? मैच द फॉलोइंग। नर्व सेल कैसा है? ब्रांच है और लॉन्ग है। ब्रांच और हमारे पास कैसा है? लॉन्ग है, ठीक है। ट्रैकिड लंबा है, इलोंगेटेड। व्हाट इज डिफरेंस यहां पर लॉन्ग और इलोंगेटेड? क्या बेटा? इलोंगेटेड होता है पतला होता जाना। मेरी बात सुनो, जब कोई चीज ऐसे पतली होती जाए, लंबी होती जाए, उसको इलोंगेटेड कहते हैं। ट्रैकिड ऐसा है। मीजोफिल सेल भी राउंड है, पर ये राउंड के साथ कैसा है? ओवल। आप सिक्कल सेल अनीमिया पढ़ते हो, वहां पे क्या लिखा हो बेटा? इलोंगेटेड होता है। वहां पर सिक्कल शेप आरबीसी कैसा होता है? इलोंगेटेड। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, साइज और शेप के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आएंगे। इसका क्वेश्चन भी आया तो सिर्फ किस में आएगा? मैच द फॉलोइंग। ये वो डाटा है जो हमें याद करके जाना है। और हम कहां कंफ्यूज होंगे मैं ये भी बता देता हूं। आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, देखो मेरी बात सुनो, आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, इसको मीजोफिल सेल को इसके साथ कंफ्यूज कर गए, यहां क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन गलत होगा। यस, क्लियर है बच्चे? मेरी बात सुनो, पंकज पूछ रहा है कि सर यूकैरियोट का आप 10 से 20 लिखा रहे हो। आरबीसी बड़ा सेल नहीं होता, छोटा सेल होता है, और उसकी शेप ऐसी होती है कि वो आसानी से कैपिलरीज में से निकल जाए। बहुत बड़ा सेल कैसे निकलेगा कैपिलरीज में? यस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? ये वो पार्ट था जहां से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग यहां से क्या पढ़ेंगे? देखो, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको सेल थ्योरी की, साइंटिस्ट और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमने जो बेसिक आइडिया, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसमें कौन सी ऑर्गेनल मिलेगी, नहीं मिलेगी, कौन से सेल्स प्रोकैरियोट्स होते हैं, कौन से यूकैरियोट्स होते हैं। ये वाली बातें वो पूछता है अक्सर, ठीक है। ये वाली बातें पूछता है। तो मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल। मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल का पहला फीचर क्या होता है बेटा हमारे पास? ध्यान सुनेंगे।
जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करता हूं ताकि आप गड़बड़ ना करो। सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है उसको आप चाहो तो दो ग्रुप में रख लो। एक रख लो आर्की बैक्टीरिया में। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनमें ये सब आते हैं, मिथेनोजन। क्या आते हैं? मिथेनोजन, हेलोफाइल, ये सारी चीजें आ जाती है। मैंने सारे नहीं लिखे, एक दो नाम लिख दिए। फिर हमारे पास आता है यू बैक्टीरिया। अब इस यू बैक्टीरिया में आता है आपके पास साइनो बैक्टीरिया, जिसका एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी यू बैक्टीरिया में आपके पास आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है? माइकोप्लाज्मा आता है। यस, क्या आता है? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ लिख लो, है ना। ये सारे यू बैक्टीरिया में आते हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेरे पास नॉस्टॉक है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल है। हेलोफाइल्स, मिथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इनका साइज छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है। एक और चीज, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। इनमें क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती है। ऑर्गेनल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। यस, क्लियर है? ये नॉर्मली बेटा, इनमें नॉर्मली क्या होगा? इनका जो डीएनए है, डीएनए जो है वो नेकेड होता है। नेकेड मतलब विदाउट एनवलप होता है। विदाउट क्या होगा? एनवलप होगा। यस, विदाउट एनवलप होगा, डीएनए नेकेड होगा। और कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर। बार बार याद रखना, सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में। इन सब में सर्कुलर होता है। माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है, पर आपको एक्सेप्शन नहीं पूछेगा डीएनए को लेके कभी एक्सेप्शन नहीं पूछेगा कि किसका लीनियर होता है। क्लियर है? यहां तक याद रहेगी। तो फास्ट मल्टीप्लाई करता है। इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता बेटा, इसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती, किसी तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती। यस, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती। इनकी जो शेप होती है, साइज बता दिया आपको। साइज मैंने दो बताए, 1 से 2 माइक्रोमीटर और कहीं पर लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। और जो शेप है बेटा, हमारे पास 4 बेसिक शेप है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक है बैसिलस नाम है। शेप कैसी है? रॉड शेप, ऐसी। दूसरा कोकस कैसी शेप है? स्फेरिकल, गोल, ऐसी। तीसरा स्पीरिलियम, स्पाइरल शेप है, स्पीरिलियम बोल रहे हैं। कैसी शेप है? स्पाइरल, ऐसी। फोर्थ बोल रहे हैं विब्रियम, कॉमा शेप, ऐसी शेप है। ये कॉमा है। यहां तक समझ में आ रही है शेप? अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। इनमें से सबसे कॉमन शेप कौन सी है? मोस्ट कॉमन शेप कौन सी है? देखो, दो शेप ज्यादा मिलती है, कोकस और बैसिलस। उनमें भी सबसे ज्यादा मुझे कौन सी मिलती है? बैसिलस मिलती है। क्लियर है? उनमें भी सबसे ज्यादा मुझे क्या मिलती है? बैसिलस मिलती है। यस, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें आज समझ भी आई होंगी, और काफी सारी चीजें, जैसे मान लो विच ऑफ द, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक। तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया नहीं है। तो जैसे ऑसिलेटोरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, ये नहीं आंसर होगा। माइकोबैक्टीरियम क्या है? ये क्या करता है? टीबी करता है, नॉस्टॉक नहीं है। आंसर क्या होगा? ये ईस्ट है। तो ईस्ट किस में आता है? यूकैरियोट्स में आता है। क्लियर है? ईस्ट किस में आता है? यूकैरियोट्स में आता है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके, है ना। इस तरह के, देखो मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, यहां पर टिपिकल बैक्टीरिया की शेप जो है ये दे रखी है, राइट अप में लिखा हुआ है 3 से 5। पीपीएलओ देखो ये साइज दे रखा है ना। यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 दे रखा है। आरबीसी 7 का दे रखा है, 7 माइक्रोमीटर। वायरस देख रहे हो, वायरस इससे 10 गुना छोटा है लगभग, ये 0.1 है, ये 0.02 है। यस, आप देख पा रहे हो? क्लियर है? सही है। अब हम यहां पे इसको देख रहे हैं एक बार, एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको इनमें से ये बताऊंगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर सारे सेल में होता है। ठीक है, करें जल्दी से, जल्दी से करें। हाँ जल्दी से करें बेटा। बेटा सेल वॉल सभी में होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। मैं फिर रिपीट करूंगा आपके लिए। मैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो आसानी से याद आएगा। देख बेटा, सबसे बाहर ये मेरे पास एक लेयर होती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कौन बच्चा समझ पा रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइको वर्ड से, ग्लाइको वर्ड से ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोकैलिक्स एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है। कौन से वाला? म्यूकस वाला। म्यूकस, ये वर्ड हमने कहां पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है म्यूकस का पॉलीसेक्राइड? कहां पढ़ा है हमने? जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ते हो उसमें एस ट्रेन में होता ही है। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर हो गई। उसके बाद दूसरी लेयर हो गई सेल वॉल, दूसरी लेयर होगी सेल वॉल। तीसरी लेयर है मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर होती है। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप का मतलब होता है सेल के बाहर की परतें। तो मेरे पास 3 है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होगा क्योंकि सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन बाहर से इंटरेक्ट करती है। एनसीईआरटी ने इवन बैक्टीरिया के लिए भी लिखा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इंटरेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। ऐसा क्यों लिखा है बताता हूं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, इन तीनों लेयर में से एक लिविंग परत, लिविंग परत मतलब ऐसी परत जो कुछ काम करती है, वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होती है। बाकी तो ये दोनों जो है किसी ना किसी तरह का प्रोटेक्शन कर रही है। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। अपनी एनसीईआरटी जब आप ध्यान से देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा है कि ये इंटरेक्शन करती है आउटर एनवायरनमेंट से। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? बेटा मैं छोटी छोटी बातें आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कहीं पे कुछ गड़बड़ ना करें। नीट का पेपर पास है। 4th स्ट्रक्चर, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको कह रहे हैं पिलाई, PILLI। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक से ज्यादा को पिलाई कहते हैं, सिंगल को कहते हैं पाइलस। सिंगल को क्या बोलेंगे? पाइलस। ऐसे ही सिंगल को कहेंगे फ्लैजिला, बहुत सारे को सॉरी सिंगल को कहेंगे फ्लैजिलम, बहुत सारा होगा तो फ्लैजिला। ये क्या है? फिम्ब्रियाई। ये तीनों स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं, इन्हें कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आगे अंदर आ जाओ। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी ये एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन मतलब अंदर की तरफ हो सकती है, बाहर की तरफ। मान लो एक्सटेंशन बाहर भी हो सकती थी, पर ये अंदर की तरफ है। इनको हम नाम दे रहे हैं मीजोजोम्स। क्या नाम दे रहे हैं? मीजोजोम्स नाम दे रहे हैं। ऐसी एक और एक्सटेंशंस हैं जिन पे मान लो पिगमेंट लगाओ, इसको क्रोमेटोफोर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटोफोर बोल सकते हैं। यस, क्रोमेटोफोर बोल सकते हैं। अब ये मेन डीएनए इसका डबल स्ट्रैंडेड होगा बेटा। ये इसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोइड। तो इस वाले को क्या नाम दे दिया? प्लाज्मिड। क्या नाम दे दिया बेटा? प्लाज्मिड नाम दे दिया। अब यहां पर ये साइटोप्लाज्म है। यस, यहां साइटोप्लाज्म है। अब ये देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एनसीईआरटी ने लिखा है कि राइबोसोम जो है ना वो मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ मिलता है। ऐसे फ्री में भी मिलता है और ऐसे भी। ये कौन से टाइप का है? राइबोसोम 70S टाइप का होगा। और ये मेरे पास है इंक्लूजन बॉडी। तो मेरे साथ याद करें कौन कौन सी चीजें हैं। इंक्लूजन बॉडी कहां पर है? साइटोप्लाज्म में, स्टोरेज के लिए होती है। रिजर्व कहते हैं, रिजर्व। रिजर्व मटेरियल क्या होता है बेटा? रिजर्व मटेरियल स्टोरेज के लिए होता है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद पिलाई, फिर फ्लैजिलम, फिर मेरे पास क्या आएगा? फिम्ब्रियाई, फिर मेरे पास ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के बाद ये क्या है बेटा? ये है क्रोमेटोफोर। ये मीजोजोम्स है।
ये क्या है? राइबोसोम। ये क्या है? ये। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सी ऑर्गेनल है, सिर्फ राइबोसोम एक ऑर्गेनल है इसमें। क्लियर है? जेनेटिक मटेरियल, सुने ध्यान से, जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल जिसे जीनोमिक डीएनए कहते हैं वो ये रहा, न्यूक्लियोइड। इसके अलावा और डीएनए होता है, ये रहा। अगर मैं इसको क्रोमोसोम काउंट कर लूं तो इसको कहूंगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। यस, राइबोसोम 70S टाइप का कहां जुड़ा हुआ है? मेम्ब्रेन पर। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आज बेटा यहीं तक रोकेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कल इसके असर्शन रीजन आपको कराऊंगा मैं मॉर्निंग में 5-7 मिनट में। क्लास में 10 मिनट 5 मिनट पहले चालू करके मैं करा दूंगा। जो बच्चे होंगे बाद में देखना चाहूंगा उनकी मर्जी। 10 क्वेश्चन दूंगा मैं असर्शन रीजन के। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ पढ़ना, है ना। हम लोग अच्छे से कराएंगे आपको, टेंशन मत लेना। ध्यान से करोगे आपको सारी चीजें बनने लगेंगी। ठीक है? हाँ, असाइनमेंट आ गया होगा। असाइनमेंट में सुने ध्यान से, असाइनमेंट में सेल मेम्ब्रेन का भी होगा, इसका भी होगा। जितने क्वेश्चन बने बनाना। आपको 3 असाइनमेंट आएंगे इस चैप्टर के। ठीक है ना। जो बनता जाएगा बनाते जाना, बाकी आपको मैं इसके असर्शन रीजन के क्वेश्चन इसी में डाल दूंगा। ठीक है बेटा? सही है? मंथन का नोट्स चल जाएगा, 100% चल जाएगा। आपके पुराने नोट्स चल जाएंगे, उसमें कुछ नया मिले उसको ऐड करते जाना, बस इतना तो कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है? आज फर्स्ट डे था, थोड़ा सा आप लोग सेटल हो जाओ। आज का दिन है, सेटल हो जाओ। फिर हम लोग पढ़ते हैं, पूरी ताकत से पढ़ेंगे। मैं अब रिपीट कर देता हूं। टेस्ट होगा चैप्टर खत्म होने के बाद, आपको इसके असाइनमेंट में मिलेंगे और सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है? क्लियर है? हाँ, शॉर्ट नोट्स मैं व्हाइट पेज पे दूंगा, खुद से लिख के दूंगा, पर वो चैप्टर खत्म होने के बाद उसके साथ मैं एनसीईआरटी मार्क करके दूंगा। क्लियर? ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप बहुत भटकेंगे नहीं, सारी चीजें आपको एक जगह मिल रही है। प्लीज मेहनत से पढ़ना, एफर्ट लगेगा हमारा बहुत ज्यादा। और मैं रियलिटी बताऊं, मैं कल कहीं बिजी था, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के इस बैच के लिए जो भी चीजें थी आपके लिए तैयार कर रहा था। डिफिकल्ट होता है हमारे लिए भी मतलब ये करना, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उस चीज की लड़ाई नहीं है कि आप आसानी से मतलब जीत पाओगे। मेहनत लगेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, वो करते हैं मिलके, बनाते हैं इसको। बाय।